हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th पोएट्री सेक्शन। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के स्टैंजा और क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में। तो हम सभी जो पोएट्री सेक्शन है उसको कवर करेंगे वन बाय वन हर वीडियो के अंदर। अगर आपको भी पोएट्री जो है उसका कंसेप्ट क्लियर करना है, पोएट्री को एक बार रिवाइज करना है, तो वीडियो ज़रूर देखें और इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो पिक्चर से आपको समझ ही आ गया होगा कि ये कौन सी पोएम है। अगर गेस कर लिया है देन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि कौन सी पोएम है। तो इस पोएम से रिलेटेड क्वेश्चंस, पोएटिक डिवाइसेस और पोएम को भी एक बार हम कवर करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पोएम ये आपकी है डस्ट ऑफ स्नो। डायग्राम में पिक्चर में आप देख सकते हो कि जो हमारा पोएट है वो एक ट्री के नीचे बैठा है। तो ये एक हैमलॉक ट्री है। हैमलॉक ट्री जो है एक पॉइजनस ट्री होता है। इसके ऊपर वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं और ये बेसिकली पोएट ने इस ट्री का यूज इसलिए किया है क्योंकि वो नेगेटिविटी दिखाना चाहता है, सैडनेस दिखाना चाहता है। इसीलिए उसने सैडनेस के सिंबल के तौर पर यहाँ पर इसका यूज किया है। और सेकंड थिंग है यहाँ पर एक क्रो। क्रो भी जो है अच्छा शगुन नहीं माना जाता। क्रो को भी जो है बुरे शगुन के तौर पर देखा जाता है। तो यहाँ पर क्रो और हैमलॉक ट्री, ये दो चीजें नेगेटिविटी को दिखाती हैं कि पोएट के मन में कितनी नेगेटिविटी भरी हुई है, वो कितना सैड है। और पोएट जो है एक हैमलॉक ट्री के नीचे बैठा है, यानी कि वो सैडनेस में बैठा है। तभी एक क्रो आता है और वो इस हैमलॉक ट्री पर बैठता है और उस क्रो की बॉडी पर बहुत सारी स्नो है। ठीक है। तो जैसे ही ये बैठता है तो इसके शरीर से झड़ जाती है थोड़ी सी जो डस्ट ऑफ स्नो है, वो नीचे और पोएट के ऊपर गिरती है। और कुछ ये अपने आप को एडजस्ट करता है, टहनी में बैठने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ाता है। तो थोड़ी सी जो डस्ट है वो पोएट के ऊपर गिरती है। और जैसे ही वो पोएट के ऊपर गिरती है, पोएट का मूड सडनली चेंज हो जाता है। पोएट जो इतना नेगेटिव था, उसके दिमाग में सडनली कुछ क्लिक होता है और उसकी सारी सोरोनेस, सारी सैडनेस, सारा डिप्रेशन चला जाता है। तो अब यहाँ पर आपको समझ आया होगा कि ये जो हैमलॉक ट्री और क्रो है, ये तो नेगेटिविटी का सिंबल है, पोएट की सैडनेस का सिंबल है। और जो ये डस्ट गिरी है, स्नो जो गिरी है पोएट के ऊपर, जिसने पोएट के मूड को सडनली चेंज कर दिया, ये पॉजिटिविटी का सिंबल है। ठीक है। तो ये शो करती है कि कैसे जो है एक छोटा सा चेंज हमारी जिंदगी में, हमारे मूड में, हमारे रवैये में, हमारे बर्ताव में कितना बड़ा चेंज ला सकता है। कि अगर मान लो आप सुबह से बहुत परेशान हो और अचानक से आपसे मिलने आपका बेस्ट फ्रेंड आ जाए, तो आपका मूड सडनली चेंज हो जाएगा। तो कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारा मूड को, हमारी सैडनेस को, जो हमें लगता है कि इतनी बड़ी है, कभी खत्म नहीं हो सकती, या हम तो इतने परेशान हैं, इसका कोई इलाज ही नहीं है, लेकिन कई बार बहुत छोटी सी चीजें होती हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, और जब वो होती हैं तो हमारा मूड सडनली इतना फ्रेश हो जाता है कि हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो यही यहाँ पर हुआ कि जो हैमलॉक ट्री है उसके नीचे बैठा हुआ है हमारा पोएट, बहुत सैड मूड में है। सैडनेस उसकी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उसने जो ये ट्री लिया है, ये जो क्रो लिया है, ये सैडनेस का ही सिंबल है, नेगेटिविटी का सिंबल है। और जो डस्ट गिरती है वो पॉजिटिविटी का सिंबल है। तो इस तरीके से जो ये पोएम है ये आपकी कवर होती है। तो एक बार देख लेते हैं लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन भी। तो हियर इज द पोएम। So the way a crow shook down on me, पोएट कहता है कि जिस तरीके से जो क्रो है उसने शुक का मतलब झाड़ना है, यहाँ पर कि जो डस्ट झाड़ी है। शुक का मतलब हिलना होता है, तो हिलने से जो डस्ट है वो नीचे गिरी है। शुक डाउन ऑन मी कि मुझ पर जो झाड़ दी है, द डस्ट ऑफ स्नो कि जो स्नो रूपी डस्ट है वो मेरे ऊपर डाली है। कहाँ से? फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री, के एक हैमलॉक ट्री के ऊपर जो वो क्रो बैठा है उसने मेरे ऊपर जो डस्ट ऑफ स्नो डाली है। हैज गिवन माई हर्ट, उसने मेरा जो मन है उसको क्या दिया है? अ चेंज ऑफ मूड, उसने मेरा जो मन है, मेरे मन का जो बिहेवियर था, मेरे मन के अंदर जो सैडनेस थी, जो मूड था मेरा, उसको बदल दिया है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड ड्रूड, एंड सेव्ड और बचा लिया है, सम पार्ट ऑफ अ डे मेरे दिन का वो कुछ हिस्सा, आई हैड ड्रूड कि जो दिन मैंने बर्बाद कर दिया था उसका बचा हुआ हिस्सा बर्बाद होने से बचा लिया है इस डस्ट ऑफ स्नो ने। यानी कि डस्ट ऑफ स्नो यहाँ पर एक पॉजिटिविटी का सिंबल है
कि आपकी लाइफ में कुछ छोटे-छोटे चेंजेस ऐसे हो जाते हैं जिनसे आपका जो इतनी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं वो चुटकियों में सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो एक पॉजिटिविटी का सिंबल है, क्रो और हैमलॉक ट्री नेगेटिव सिंबल है। यहाँ पर एलिट्रेशन भी यूज़ हुआ है। अगर हम बात करें पोएटिक डिवाइसेस की, एक बार देख लेते हैं कौन-कौन से पोएटिक डिवाइसेस यहाँ यूज़ हुए हैं। तो यहाँ पर मेनली 2 जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो यूज़ किए गए हैं। फर्स्ट इज़ एलिट्रेशन एंड सेकंड इज़ सिम्बोलिज़्म। सिम्बोलिज़्म तो यही है कि किसी चीज़ को किसी के प्रतीक के रूप में सिंबल के तौर पर यूज़ किया जाए। जैसे यहाँ पर क्रो और हेमलॉक ट्री, इनको नेगेटिविटी के सिंबल के तौर पर यूज़ किया गया है, सैडनेस दिखाने के लिए। इनका पोएम में आना क्योंकि ये अपनी नेगेटिव चीज़ों के लिए जाना जाता है, हेमलॉक ट्री भी और क्रो भी। तो इनको ही पोएट ने क्यों यूज़ किया? क्योंकि उसको नेगेटिविटी दिखानी थी, तो ये सिंबल है नेगेटिविटी का। एंड सेकंड थिंग, एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। एलिट्रेशन कहाँ यूज़ हुआ है? लास्ट सेकंड लाइन में, एंड सेव्ड सम पार्ट। यहाँ पर सेव्ड का फर्स्ट लेटर एस है और सम का फर्स्ट लेटर एस है। तो जब आपके सेम साउंड रिपीट होते हैं किसी वर्ड की जो स्टार्टिंग है, इसको हिंदी में अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। तो जब एक जैसा साउंड किसी वर्ड के स्टार्टिंग में आता है तो वहां पर एलिट्रेशन होता है। सेव्ड सम, तो स जो है रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर एलिट्रेशन होगा। तो ये दो मेनली पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं इस पोएम के अंदर। तो अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो इस पोएट्री से रिलेटेड स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन या एक्सटेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा, व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू अप्रिशिएट थ्रू द गिवन लाइंस। कि ये जो लाइंस है पोएम के अंदर या पोएम जो है उसमें किस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा है पोएट। अप्रिशिएट का मतलब होता है प्रेज करना, प्रशंसा करना, तारीफ करना। किस चीज़ की तारीफ की जा रही है? यहाँ पर नेचर की तारीफ की जा रही है कि नेचर में कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जो हमारे मूड को एकदम से चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर जो डस्ट ऑफ स्नो है उसने पोएट के मूड को एकदम से चेंज कर दिया। तो यहाँ पर नेचर की जो ब्यूटी है उसकी तारीफ की जा रही है। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। 1 मार्क में आता है तो आप सिंपली लिखोगे द पोएट इज ट्राइंग टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ द नेचर। और अगर 2 मार्क्स में आता है तो थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट करके लिखना है। So you can say the poet is trying to appreciate the beauty of the nature, which helps the poet to come out of its depression and its sorrowful mood and make its rest of day happy. तो इस तरीके से आपको जो है अपने आंसर को कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू 2 मार्क्स। तो आप अपने तरीके से लिख सकते हो। लेट मी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन सेव्ड सम पार्ट। इस लाइन के अंदर कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? अभी मैंने आपको बता दिया है, 2 ही पोएटिक डिवाइस यूज हुए हैं, एलिट्रेशन और दूसरा है सिंबोलिज्म। तो सेव्ड सम पार्ट इस वाली लाइन के अंदर जो यूज हुआ है वो है एलिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ पोएट व्हेन डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम। जब डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिरती है तो उसका क्या रिएक्शन होता है? क्या रिएक्शन होता है पोएट जो है एकदम से जो है उसका मूड चेंज हो जाता है, वो खुश हो जाता है, उसको राहत मिलती है एक तरीके से, ठीक है? तो आप क्या लिखोगे? इट चेंज्ड द पोएट्स मूड एंड ही फेल्ट वेरी रिलीव्ड एंड हैप्पी। कि इसने पोएट के मूड को बहुत चेंज कर दिया, हैप्पी मूड कर दिया और उसको बहुत रिलैक्स फील हुआ, बहुत हैप्पी फील हुआ। जैसे तो कोई बहुत बड़ा बर्डन उसके दिल से कोई बड़ा बोझ जो है उतर गया हो। तो इस तरीके से जो है आपको आंसर करना है। So you can say the poet was in depressed mood and the dust of snow make him felt relieved। कि जो डस्ट ऑफ स्नो थी उसने उसको रिलीव फील कराया, यानी कि राहत भरी उसने सांस ली, उसको बहुत राहत फील हुई जब डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरती है। तो उसके बाद एक जो फोर्थ क्वेश्चन आपको मिलेगा पोएम के अंदर जो पेपर का पैटर्न बताता है, ऑप्शनल होगा, उसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि जो लाइन है आपकी सेकेंड एंड थर्ड लाइन पोएम की, shook down on me the dust of snow। तो इस लाइन के अंदर आपको कहा गया है कि कौन सा ऑप्शन है जो इस लाइन से रिलेटेड नहीं है। यानी कि शुक डाउन ऑन मी मतलब मुझ पर गिरा दी, क्या गिरा दी? डस्ट ऑफ स्नो। तो मुझ पर ये जो डस्ट ऑफ स्नो गिरी है वो किस वजह से नहीं गिरी, ये बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। द क्रो लैंडिंग ऑन ब्रांच ऑफ ट्री, कि क्रो ने ट्री के ऊपर लैंड किया था तो लैंड करते वक्त जो मूवमेंट हुई उस वजह से गिर गई।
सेकंड ऑप्शन है द शिवरिंग ऑफ क्रो ड्यू टू कोल्ड, कि कौवे को ठंड लग रही थी, ठंड की वजह से वो कांप रहा था, इसलिए गिर गई मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो। थर्ड ऑप्शन है द रीएडजस्टमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ क्रो ऑन द ब्रांच, कि क्रो जब आया पेड़ के ऊपर तो वो ऑब्वियसली एक जगह टिक के तो बैठेगा नहीं, वो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा इधर उधर। तो वो रीएडजस्ट करते हुए खुद को टहनी के ऊपर वो जो डस्ट थी वो नीचे गिर गई। तो आपको इसमें से ये बताना है कि कौन से ऑप्शन जो है वो रिलेटेड नहीं है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन जो है द शिवरिंग ऑफ क्रो ड्यू टू कोल्ड, कि ठंड से कौवा कांप रहा था इसलिए गिर गई, तो ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है पोयम के अंदर। क्रो जो है उसने मूवमेंट की थी हल्की फुल्की, उसकी वजह से गिरी थी। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन रेलेवेंट नहीं है, यानी कि सही नहीं है। तो आपको वही ऑप्शन बताना है जो सही नहीं है। तो ये थी आपकी पोएम डस्ट ऑफ स्नो। अगर फिर भी कुछ रह गया है जो आप जानना चाहते हो इस पोएम के बारे में, देन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। और कौन सी पोएम है जो आप चाहते हो कि आई एक्सप्लेन टू यू, तो मुझे ज़रूर बताना। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन अ बेस्ट वे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई पोएम के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।